बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता पंकज झा को भले ही सर्वाधिक लोकप्रिय वेब सीरीज महारानी में दिवाकर का किरदार निभाने से मिली हो, मगर वह तकरीबन 60 वर्षों तक दिल्ली में प्रेम परिभाषा, म्यूजिकल प्ले रामायण, अथैलो व कर्ण सहित कई नाटकों में अपने अभिनय का जलवा दिखाने के बाद मुंबई आए थे। मुंबई में संघर्ष करते हुए उन्होंने कई टीवी सीरियलों व लघु फिल्म सीजन्स ग्रीटिंग्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पर वेब सीरीज महारानी में एमएलए दिवाकर झा का किरदार निभाकर वह लोगों के दिलों में बस गए। इतने ही नहीं, वह बेहतरीन कविताएं भी लिखते हैं, तो वहीं उनका अपना जिंदगी को लेकर एक यूट्यूब चैनल भी है। अब वह एक बार फिर 25 अगस्त से सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन महारानी 2 में एमएलए दिवाकर के ही किरदार में नजर आने वाले हैं। इसी संदर्भ फिल्म संगम चैनल की पंकज झा से यह खास बातचीत। आवाज उठाओ कि तुम जिंदा हो, सियासतदान को बताओ कि तुम जिंदा हो, हाँ में हाँ ना मिलाओ कि तुम जिंदा हो। पंकज जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सर, मुझे बताया कि एक छोटे से बिहार के गांव में, और वो भी हिंदी भाषी होते हुए, अभिनय का चस्का कहाँ से लगा और क्या यात्रा रही आपकी? सर, वो तो कहानी बड़ी लंबी है, मैं कोशिश करता हूँ उसको संक्षिप्त में कहने की। तो देखिए, जहाँ तक शुरुआत अगर मैं याद करूँ तो बेसिकली कहीं कोई डिसीजन नहीं था कि मुझे वो करना है, ऑटोमेटिकली हुआ। मेरे पिताजी गांव में थिएटर ग्रुप करके और वो प्ले करते थे, क्योंकि उनको एक्टिंग का बड़ा शौक था। तो उसको मैं बचपन से देखता रहा हूँ, उनके नाटकों को। मुझे याद है, बहुत छोटा था तब वो एक नाटक का मुझे वो ग्लिम्स याद आता है कि उनके पेट में कुछ वो छुरा भोंकना था किसी को और वो खून निकल जाता है। तो इतना सारा बैलून में से वो खून निकल गया ऐसे बाहर, और मैं चिल्लाने लगा। दादाजी की गोद में बैठ के दरवाजे पे ही वो नाटक हो रहा था, और मैंने कहा मार दिया पापा को ऐसे करके। तो फिर वो मैं रोए जा रहा हूँ, तो दादाजी लेके गए कि अरे नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो नकली है। तो जाके दिखाया, तब जाके मुझे शांति लगी। अच्छा, तो वो एक कहीं रहा। मेरे दादाजी बड़े शौकीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, वो अलग अलग ग्रुप्स को बुलाते थे दरवाजे पे, और 15 दिन 20 दिन तक पूरा एक प्रोग्राम होता था, जिसमें सती सावित्री, रामायण हो गया, कृष्ण लीला हो गया, रामलीला, इस तरह से प्रोग्राम होते थे। तो उसमें मैं कभी कृष्ण बन जाऊँ, कभी राम बन जाता था, है ना। तो वो छोटे छोटे रोल्स मुझे मिलने लगे थे, और वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इनहेरिटेंस में है, मतलब वो मेरे कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है मेरे दादाजी से और पिताजी से, क्योंकि उन लोगों को बड़े वो रहा है। पिताजी मेरे अच्छा गाते थे, रफ़ी साहब को, और आपको यकीन नहीं करेंगे कि मैं बचपन से खुद ब खुद, मतलब बिना ये बात जाने, मुझे बाद में पता चला कि मेरे पिताजी रफ़ी साहब को गाते थे। मैं बचपन से पढ़ते समय ना चुपके से, इतना मोटा मोटा डायरी मेरे पास आज भी वो डायरी है, रेडियो से गाने बजते थे विवेक भारती से रफ़ी साहब के, उसको मैं नोट करता था चुपके से, ताकि कोई देख ना ले। क्योंकि मैं पढ़ने बड़ा मेधावी और पढ़ाकू था, तो लोगों का था कि भाई सिर्फ पढ़ाई करो। तो पढ़ाई के साथ साथ तो ऐसे करते करते इतनी मोटी मोटी डायरियाँ मेरी भरी पड़ी हैं, जो आज रफ़ी साहब को मैं सुन के मैंने भी गाना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी रफ़ी साहब के बड़े अच्छे सिंगर रहे हैं, स्टेज पे गाते थे। तो ये था, तो वो शुरुआत कहीं वहाँ से हुई। फिर ज्ञान प्रकाश आर्य जो है, एक आर्य समाज के प्रचारक, जो स्कूल खोलते थे और बच्चों को वो आश्रम वाली शिक्षा पद्धति से वेद का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, उपनिषद का, गीता का, इस तरह का वो पढ़ाते, प्लस नॉर्मल जो कोर्स होता है वही पढ़ाते थे। वहां से कहीं ना कहीं स्टेज पे पहला, आप समझ लीजिए, कदम जो है वो ज्ञान प्रकाश जी का पाया हुआ है। और वो समझ लीजिए कि विद्वान, एक में नहीं बल्कि कई विषय में पारंगत, शास्त्र का नॉलेज उनको, और बहुत ही मेधावी, अजीब, मतलब कमाल। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं है। तो वो मेरे गुरु हुए। उन्होंने पहले सबसे पहला गाना जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे लगवाया था स्टेज पे। भाषण वगैरह में स्टेज पे देता था, एक साथ 56 पेज, 36, मतलब 60 पेज का भाषण गणतंत्रता दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे, मुझे याद है। तो वो कहीं शुरुआत वहां से हुई। और लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब छूटता चला गया। आप समझ सकते हैं कि गांव में, घर पे माहौल ये था कि मैं बहुत पढ़ने में अच्छा, तो लोगों को था कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और कुछ नहीं करना है। तो पढ़ाते पढ़ाते फिर वो जब 10th क्लास मेरा कंप्लीट हुआ, तब तक कुछ ना कुछ लेकिन चल ही रहा था, जैसे स्कूल के उसमें पार्टिसिपेट करना, या और भी जो गांव लेवल पे होता है वो मैं करता था। लेकिन सीरियसली जब मैं ग्रेजुएशन में मुजफ्फरपुर में आर्टिस्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ, तब जाके मैंने नाटक जो है थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, और गाने की जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वहाँ से शुरू हुई। उत्पल कुमार जी का ग्रुप था, बिहार स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा, तो वहाँ मैंने नाटक करना शुरू किया, और डॉक्टर अश्विनी कुमार जी से गाने की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो गई थी। तो ये हुई। फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन करके मैं दिल्ली आ गया।
चूंकि दिल्ली मास कॉम करने के बहाने से आया था, करना तो थिएटर ही था, दिमाग में सेट हो गया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। पिताजी को चूंकि आप बता नहीं सकते थे कि भाई मैं नाटक करने जा रहा हूँ, वो जाने ही नहीं देते, तो ये था कि चलो मैं जो है मास कॉम करने जा रहा हूँ, मुझे टेलीविजन में एंकरिंग करना और न्यूज रीडिंग करना पसंद है। तो उस बहाने से मैं दिल्ली आ गया, मंडी हाउस में जाना शुरू हुआ, मंडी हाउस में फिर नाटक का सिलसिला शुरू हुआ। तो 7-8 साल तक दिल्ली में मैं थिएटर करता रहा। दिलीप शंकर जी मेरे गुरु हैं और गाइड हैं, आज तक हैं वो, और उनके साथ मैं शुरू हुआ था। उसके बाद मंडी हाउस के जितने बड़े नाम हैं, लुशन दुबे, उसके बाद मोहन महर्षि, एम.के. राणा, रंजीत कपूर जी, राष्ट्र नेबल, इस तरह के तमाम बड़े नाम थिएटर जो है उन सब लोगों के साथ मैंने किया। और 2009 में मैं मुंबई शुरू हो गया। दिल्ली में रहते हुए जो आपने थिएटर्स किए, उसमें कौन से आपके बहुत मशहूर नाटक हुए और किसके सबसे ज़्यादा शो हुए? देखिए, मशहूर अगर कहेंगे तो दिलीप जी के साथ में 3-4 नाटक। प्रेम की परिभाषा एक नाटक था जिसमें 99 सॉन्ग्स जो पुराने ज़माने के दिलीप साहब के ज़माने के 60s-70s के, उन गानों का कोलाज था। 3 ग्रुप्स थे, मतलब 2-2 पेयर, एक मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो हम 3 पेयर में लोग, और गाना स्टेज पे एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि वो गाना बजता था बैकग्राउंड से और हम उस पर अभिनय कर रहे होते थे। तो एक एक ग्रुप एक एक गाने पे अभिनय कर रहा है, ब्लैक आउट हो रहा है, फिर वो दूसरे पे लाइट आता है। तो इट वॉज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल एंड वेरी गुड प्ले। दूसरा जो नाटक वहाँ बड़ा हिट हुआ, लोगों ने बड़ी तारीफ की, मेरी इंग्लिश प्ले था स्टीरियोटाइप्स, जो दिलीप जी का लिखा हुआ था, उन्हीं का डायरेक्शन था। और पहली बार इंग्लिश में मैं नाटक मेरा दिल्ली में स्टीरियोटाइप्स दिलीप जी के साथ में किया। चारू शंकर जो है वो मेरे साथ थी उसमें, और एक और थे मित्र वो, तो मैं सेंट्रल पार्ट उसका निभा रहा था। तो बड़ा फिल्म, मतलब काफ़ी लोगों ने, जीके में गटर कैलाश में जो है उसका शो हुआ था ग्लोबल्स स्कूल में, तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसके बाद टोकरियाँ करके था नाटक। फिर रामायण मैंने वीके शर्मा जी के साथ, जिसमें मैं राम बनता था, तो वो म्यूजिकल रामायण था, मतलब राम ऐसा जो स्टेज पे गाना भी गा रहा है, तो पूरा का पूरा एक म्यूजिकल रामायण का बड़ा बेहतरीन शो हुआ था, वो था। फिर मैं ब्रेन चाइल्ड एक नाटक रॉयस्टन नेबल जी के साथ किया था, जिसमें यशपाल शर्मा जी थे। तो यशपाल शर्मा जी का स्टैंड जो है उनका मैं करता था, कि जब वो नहीं होते थे तो मैं शो कर रहा होता था या रिहर्सल कर रहा होता। तो उसमें यशपाल शर्मा थे, और क्या नाम है इनका, एसडी की एक है, बड़ी पुरानी एक्ट्रेस है, नाम भूल रहा हूँ अभी, वो थी उसमें। और काफ़ी अच्छा, मतलब वो नाटक बहुत ही, इंग्लिश में नाटक था लेकिन बेहतरीन प्ले था। तो ये मेरे कुछ प्ले हैं जो मेरे करियर के बेहतरीन नाटकों में उनको मिला। ओथेलो मैंने किया था, जो मोहन महर्षि जी के डायरेक्शन में था, ओथेलो मैंने किया, वो था। और हाँ, कर्ण करके एक प्ले था जिसमें मैं कर्ण का फादर बनता था। तो रुद्रदीप चक्रवर्ती डायरेक्टर थे उसके, और बेदी साहब उसके प्रोड्यूसर थे, जो बॉबी बेदी। तो बॉबी बेदी जो है उसके प्रोड्यूसर थे, और वो बहुत बड़ा ह्यूज प्ले था, रंजीत कपूर जी का स्क्रिप्ट था, तो वो प्ले मैंने किया था। तो इस तरह से कुछ नाम है जो थिएटर में मैंने किया है। जब मुंबई आप पहुंचे, जी, किस तरह का संघर्ष था या किसी से परिचय था, क्या था? देखिए, मुंबई आने का सबसे पहले तो मेरा डिसीजन ही नहीं था। मैं बड़ा कंफर्टेबल था दिल्ली में, मंडी हाउस में, बड़ा अच्छा माहौल, चाय पीना दिन भर, और वो पराठे पराठे खाना है और रिहर्सल करना है। तो मुझे लगता है कि यही जीवन है, यही जिंदगी है एक्टर की, और यही करता रहूंगा मैं। लेकिन बाद में मुझे 2-3 लोगों ने, दिलीप जी ने कहा, रंजीत कपूर जी ने कहा, और राष्ट्र नेबल ने कई बार कहा कि पंकज बॉम्बे चले जाओ, अभी तुम यहाँ कर क्या रहो, 7-8 साल जब हो गया, तो उनको लगा कि तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए। मुझे लगा बॉम्बे क्यों जाना चाहिए? बोला नहीं, तुमको मतलब नाम भी चाहिए ना, पैसे चाहिए घर चलाने, और थिएटर में पैसे मिलते नहीं। तो मैं 2009 में हिम्मत करके टिकट कराया, और पनवेल में मेरी बुआ रहती है, तो मैं सीधा पनवेल आया। और ये समझ लीजिए कि 1 साल तक, मतलब 7-8 महीने तक पनवेल से डेली अंधेरी आना, और अंधेरी से फिर पनवेल जाना बाई ट्रेन, बाई बस, और वो ऑटो भी लेना पड़ता था, तो 3-3 सवारी। तो मतलब 6 घंटा आप समझ लें सिर्फ आने जाने में मेरा जाता था, सिर्फ ट्रैवल करने में। तो 7-8 महीने में मुझे मालूम चल गया कि यार मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ। फिर दिल्ली निकल लो। मैं सीधा उस वक्त, क्योंकि जिना इसी का नाम है, दूरदर्शन का एक शो कर रहा था, उमेश बिष्ट उसके डायरेक्टर थे। उसमें अभी भी मेरा शूट दिल्ली से शुरू हुआ था, तो वो चल ही रहा था, तो बुला लेते थे कभी कभी। उनका टिकट आ गया, मैंने कहा इसी बहाने भागो, मैं सीधा दिल्ली निकला। मैं कहा अब दोबारा नहीं आऊँगा बॉम्बे, चाहे वो जो धक्के खाना ट्रेन में, मेरे चमड़े मतलब छिल जाते थे, आप समझ लो। और जो बारिश का मौसम, अजीब सा किचकिच पिच, मतलब बहुत बुरा हाल। तो दिल्ली पहुंच के फिर वो नाटक भी एक कर लिया। वीके शर्मा जी का जो रामायण चल रहा था उसके शोज निकल गए। मैंने कहा चलो फिर लग रहा है दिल्ली में ही रह जाऊंगा मैं। और फिर वो शूट खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं मेरे पास। तो अब लगा कि फिर वापस जाओ बॉम्बे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और सामान तो मैं लेके आ गया था पनवेल में, तो मैं सामान लेके जा नहीं सकता था। तो फिर अब लगा कि यार लेकिन पनवेल से आना जाना बड़ा मुसीबत का काम है।
अंधेरी में मैं ढूंढ रहा था, तो एक दोस्त मिला, बोला कि अरे मैं अंधेरी में घर ले रहा हूँ भाड़ा में, तो आप मेरे साथ आना। मैंने कहा ठीक है। उसको मैंने कुछ पैसे वैसे दिए, वो आ गया घर वर देख के और शिफ्ट हो गया। फिर मैं आया सामान लेके आ गया मैं पहली बार अंधेरी 2009 के अक्टूबर में। और रंजीत कपूर सर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही तू अंधेरी आएगा, शिफ्ट होगा, मैं तुझे काम दूंगा। तो उसी समय दूरदर्शन का वो जो पायलट शूट कर रहे थे, कोई शो था उसका, और उन्होंने मुझे बुला लिया और वो पायलट मैं शूट कर रहा था पहले ही आते ही यहाँ अंधेरी में। मैंने कहा यार गाड़ी निकल गई मेरी। स्टार प्लस का एक प्रोमो भी शूट कर लिया। मैंने कहा क्या बात है, वो तो धड़ाधड़ काम मिल रहा है मुझे तो। और उसके बाद पता चला जीरो गायब, कुछ काम ही नहीं मेरे पास। तो भटक रहा हूँ मैं फिर लोगों से, फिर ऐसे ही फिर घर बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो बड़ी लंबी कहानी है। तो वो सब सिलसिला जो है वो 2009 के बाद शुरू हुआ था। तो पहला कौन सा सीरियल मिला जो कि टेलीकास्ट भी हुआ, या कौन सी पहली फिल्म मिली जो रिलीज हुई? 2011-12 में बालिका वधू सीरियल है, उसमें मुझे मेरा कैमियो था बड़ा अच्छा, जो 7-8 एपिसोड में आया। वो कैमियो जगिया आनंदी की सहेली, उसका भाई मैं बना हुआ था। तो वो शूट हुआ था और ऑडिशन के थ्रू मिला था मुझे काम। तो वो जो सीरियल था वो बड़ा हिट सीरियल था। अभी जाके बंद हुआ है, तो मतलब बहुत काफ़ी समय तक चला। तो मुझे लगा यार ये तो सीरियल मिल गया मुझे, तो अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कुछ हुआ नहीं, मतलब सीरियल हुआ, आया गया, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, गांधी मैंने एक किया था डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो आज तक चैनल के लिए उसी समय 11-12 के आसपास में। फिर आज तक से डायरेक्ट कॉल आया मेरे पास कि एक गांधी का जो आपने दिल्ली में किया था शूट एक दिन का, उसी को हम लोग लंबा शूट कर रहे हैं 7-8 शहर में, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं हिंदुस्तान के। उसमें गांधी जो है वो घूम रहे हैं सड़कों पे, और लोगों का क्या रिएक्शन होगा, वो कुछ एक्सपेरिमेंट था उनका डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। उन्होंने कहा कि गांधी आपको बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने फटाफट बोला कि आप दिल्ली आ जाओ, टिकट दिया और मैं दिल्ली चला गया। और वो 15 अगस्त के आसपास की 2012 की बात है, 15 अगस्त को टेलीकास्ट हुआ था। भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, सबको सन्मति दे भगवान, उसका नाम। तो मैं गांधी बना था। वो बड़ा मजेदार एक शूट रहा मेरे लाइफ का। फिर उसके बाद समझ लीजिए लगातार कुछ ना कुछ, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सारी शैतान, शपथ जो शोज होते हैं टेलीविजन के, मैं करता रहा। लेकिन एक समय के बाद तब ब्लॉक सा हो गया, मतलब ऐसा लगा कि टेलीविजन ने मुझे छोड़ दिया है। मैं मज़ा नहीं आता था मुझे, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, टेलीविजन के शोज करने में, शूटिंग में मुझे मज़ा कभी नहीं आता था। मैं पैसे के लिए कर लेता था। बाद में मुझे भी ब्रेक लगा, तो मैंने कहा चलो यार छुटकारा मिला, अब क्या करें। तो फिर अब ऑडिशन देना शुरू हो गया, मुकेश चावड़ा और तमाम जो बड़े बड़े ऑडिशन के केंद्र हैं वहाँ जाने लगा मैं। तो उसी बीच में एक शॉर्ट फिल्म मिली, सीजन्स ग्रीटिंग्स। तो सीजन्स ग्रीटिंग्स समझ लीजिए आप पूरे वर्ल्ड में जितने बड़े फिल्म फेस्टिवल हैं सब जगह शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में वो गया, वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई। शिकागो में जो है उसकी स्क्रीनिंग हुई थी, लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुई, लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल में उसका सिलेक्शन हुआ, हैदराबाद जो फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पर तमाम। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था उस फिल्म को, स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड जो होता है उसमें, 2018 में। तो वो फिल्म शॉर्ट फिल्म आई और बड़ी अच्छा चली। 2-3 और शॉर्ट फिल्म मैंने की, रंगमंच करके था एक, और कोई शॉर्ट फिल्म थी। तो इस तरह से करके छोटा छोटा कुछ करता रहा। फाइनली महारानी जो है, लॉकडाउन जो लगी 2020 में, तो लॉकडाउन में मैं गाँव चला गया था, जैसे सब लोग जा रहे थे तो मैं भी चला गया। तो वहाँ कॉल आया मुकेश चावड़ा जी के यहाँ से कि एक ऑडिशन है, सोनी लिव का एक शो है, तो आप भेज दो। मैंने बना के भेज दिया और मैं भूल गया था। 1 महीने बाद कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कपड़ा टॉकी, सुभाष कपूर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें ये दिवाकर झा का कैरेक्टर है। तो फिर भी मुझे लगा कि ठीक है यार, मतलब होगा कोई रोल छोटा मोटा सा, क्योंकि तब तक थोड़ी निराशा से तो हो ही रही थी कि एक तो काम नहीं, ऊपर से ये लॉकडाउन, और पता नहीं क्या होगा, मतलब कहीं कोई कुछ चल ही नहीं रहा था। तो फाइनली आप समझ लीजिए कि 2020 के एंड में, नवंबर में उसका शूट शुरू हुआ भोपाल में। मैं भोपाल आ गया, भोपाल में शूट कर रहा था। तो जाके मुझे पता चला कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है और इसको मन लगा के करना है। तो मैंने बहुत दिल लगा के उस काम को कर दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। महारानी में आप लोगों ने पसंद किया है हमारे काम को, बहुत अच्छा, तब बहुत तारीफ मिली है। और महारानी सीजन 2 भी आ रही है, तो उसमें भी किरदार जो है वो दिवाकर झा का आप देखेंगे। इसके अलावा जुबिली करके एक वेब सीरीज है जो इसी साल आ जाएगी अमेजोन प्राइम पे, विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा रोल है। मधुर भंडारकर जी की एक फिल्म है इंडिया लॉकडाउन, उसमें एक अच्छा किरदार है, वो भी इस साल रिलीज होनी चाहिए। तो ये सब कुछ काम है जो मेरे आने वाले काम हैं, और यही है, जिंदगी चली जा रही है। आपने इतना काम किया जो भी, इसमें करियर में जो भी रहा आपका, उसमें टर्निंग पॉइंट्स किसे किसे मानते हैं? महारानी
सीधा महारानी का ही नाम लूँगा, क्योंकि महारानी के बाद चीज़ें बहुत बदली हैं, लोगों का नज़रिया मेरे प्रति बदला है। ऑडिशन का जो सिलसिला है, फ्रीक्वेंसी है, वो अचानक बदल गया। पहले मैं लोगों से बहुत उधार लेता था, तो थोड़ा उधार लेना कम हो गया है मेरा, क्योंकि मैं रेंट चुका पा रहा हूँ घर का, ये हुआ है। और बॉम्बे में थोड़ा अब मन लगने लगा है मुझे, ऐसा लगने लगा है अचानक से कि बॉम्बे ने अपना लिया है मुझे, मतलब बॉम्बे का जो प्यार है शहर का, वो मिलने लगा है। तो वो एक ब्लेसिंग्स मिलना बहुत ज़रूरी है शहर का, एक एक्टर के लिए, खासकर एक कलाकार के लिए। नहीं तो फिर वो संघर्ष का जो जीवन हो लंबा अगर चले तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, आप कहीं ना कहीं मेंटली टूटने लगते हैं। तो लेकिन महारानी ये 13-14 साल की जर्नी के बाद आप समझ लीजिए कि मिली है मुझे, और उसके बाद चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं और पॉजिटिवली बदल रही हैं, तो मुझे मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं मेरे काम का। और आशा है कि आगे भी इसी तरह से इंडस्ट्री के लोग मुझे ट्रस्ट के साथ अच्छा रोल देते रहें, और फिर जो मैं चाहता हूँ जिस तरह का, क्योंकि मैं पता नहीं, मुझे मतलब एक शुरू से रहा है कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी शूट कर रहे हैं, लगातार शूट किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि क्वालिटी ज़रूरी है, जो भी आप काम करें, लोग कोई भी देखे तो कहें कि भाई अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो ये मैं चाहता हूँ और इस तरह की रोल की तलाश में हूँ, तो बस आगे। महारानी से जो आपको शोहरत मिली थी जी, आप उसको भुला नहीं पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भुना नहीं पाया, क्योंकि मैं देखिए, मैं अपने स्तर पे जितना पीआर हो सकता है मैंने करवाया है बिना पेमेंट का। क्योंकि पैसे आप कहेंगे कि महारानी में बहुत मिल गया, ऐसा नहीं था। नॉर्मल एक ऐसा पेमेंट आया कि रेंट मैंने चुकाया, लेकिन पीआर के लिए मेरे पास बजट नहीं था। तो मैंने अपने लेवल पे जो मेरे दोस्त मीडिया में है ना, उन लोगों से मैंने पीआर करवाया, तो उसी में लेकिन अच्छा पीआर हो गया था। आप कहेंगे तो पीटीआई ने न्यूज़ किया था मेरा, बीबीसी रेडियो ने इंटरव्यू किया, आज तक ने किया, इंडिया टीवी ने किया, बहुत सारे लोगों ने, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, आपके नवभारत टाइम्स हो गया, बहुत सारे मीडिया हाउस ने इंटरव्यू किया है मेरा। तो पीआर तो अपने लेवल पे जितना मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किया है जो मैं कर सकता था। भुनाने की जहाँ तक बात है, देखिए बहुत मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हर चीज़ या आपकी अपनी करियर की जो तरक्की है या करियर की जो दशा दिशा है, वो एक एक्टर के कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब आप चाह के अपना दिशा तय नहीं कर सकते, है ना, कि भाई मेरा अचानक से मैं ये सोचता कि महारानी के बाद गाड़ी निकल गई, बहुत सारा काम आने लगता, तो एक्टर हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो लेकिन ये मेरे दिलीप शंकर जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा कि पंकज, महारानी के बाद बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ऐसा होगा कि अचानक से बीच में गैप होगा और फिर से काम आने लगेगा। सो ये होता है, तो मैं इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि महारानी रिलीज होने के बाद साल भर हो गए और बहुत काम मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ बीच में कुछ काम मैंने किए हैं, जो जैसे जुबली उसके बाद आया, एक और मैंने एक फिल्म की है छोटी सी, 3 अक्टूबर नाम है उसका, विनीत झा उसका डायरेक्टर है, तो वो मैंने किया है। कुछ ऐड फिल्में मैंने अच्छी कर ली हैं, गूगल का ऐड मिला मुझे महारानी की वजह से, धोनी के साथ विंजो का ऐड मिला, वो महारानी की वजह से मिला। तो काम है जो अच्छा आया है, बट मैं भी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं हूँ, देखता हूँ, लेट्स सी कि हाउ इट गोज। अब 25 अगस्त से महारानी का भाग 2 शुरू होने जा रहा है, जी जी। उसमें किस तरह से आपके कैरेक्टर की प्रगति हुई है और क्या है वो? इस बार जो सीजन 2 है उसमें दिवाकर झा ही है, लेकिन बस मतलब बहुत रिवील नहीं करूंगा कहानी में मैं क्या हूँ, किरदार वही है, बस पार्टी कहीं ना कहीं मैं बदलता हुआ नजर आऊंगा आपको, तो वो मैं दल बदलू टाइप का कुछ मेरा किरदार है। हाँ, स्क्रीन टाइमिंग छोटा हो गया है, और आशा करते हैं, अभी तक तो घोषणा हुई नहीं है, शायद अगर 3rd सीजन आता है तो हो सकता है कि इस कैरेक्टर को और ज्यादा तवज्जो दिया जाए स्क्रीन टाइम के हिसाब से। सो यही है, इस बार नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है महारानी सीजन 2 में, तो इसलिए हम लोगों का जो पुराने जितने कैरेक्टर थे उनकी स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी कम हुई है। क्या महारानी 2 के प्रति लोगों को उत्सुकता बढ़े, इसके लिए डायरेक्टर भी चेंज किए गए? जी, डायरेक्टर जो करण शर्मा थे पहले, वो चेंज हो गए हैं, रविंद्र गौतम है वो इस बार डायरेक्टर हैं, सुभाष कपूर सर तो हैं ही, वही शो मेकर हैं और वही रहेंगे, चूंकि उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड है, और वो मतलब मुझे लगता है कि उनकी वजह से ये शो इतना आज हिट हुआ है। पॉलिटिकल ड्रामा में वैसे भी उनकी पकड़ कमाल है। और एक घटना मैं जिक्र करना चाहूँगा जी कि हुआ क्या कि भोपाल जब हम पहली बार शूट करने पहुंचे, तो मुझे किरदार के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं रीडिंग में भी मैं नहीं था, जब लॉकडाउन में रीडिंग चल रहा था, क्योंकि मैं गाँव में था उस वक्त, तो मैं सीधा ब्लैंक होकर पहुंचा था, स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था मुझे। तो जब अचानक स्क्रिप्ट मिला, सब मिला, तो मैंने सुभाष सर से प्रश्न किया कि सर मुझे तो पता ही नहीं है इस कैरेक्टर के बारे में, थोड़ा तो बताओ कि क्या रेफरेंस है, क्या है। तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर को जानते हो? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूँ सर, मतलब मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनके आइडियोलॉजीज को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा वही कैरेक्टर है आपका।
तो मैं पूरा प्रशांत किशोर के जोन में जाके पूरा तैयारी वारी करके जब सेट पे गया तो पता चला कि ये तो बदला हुआ प्रशांत किशोर, मतलब बिहारी प्रशांत किशोर है, जो बहुत पढ़ लिख के आया हुआ बाहर से, जो जैसा है प्रशांत किशोर गंभीर और बात करते हैं उस तरह से है नहीं, तो कटाक्ष मारता है। आप देखेंगे दिवाकर जहां पूरे महारानी में वो सरकाजम कर रहा है, कटाक्ष मार रहा है, और मेरे टेक्निकल सीएम वाले कटाक्ष की वजह से रानी जो है, रानी भारती इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाती है, महारानी बन जाती है। तो वो एक मुझे लगता है कि पॉइंट बहुत ज्यादा जो है वो मायने रखता है। और वो फिर सुहास सर ने मुझे समझाया सेट पे, उन्होंने बताया कि पंकज ये है, इसको पकड़ो। वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे कि उसको मतलब अधीर होता है ना, डायरेक्टर अधीर हो जाता है, और वो चीज मुझे बड़ा काम आया। फिर मैंने उस कैरेक्टर का जो एक सुर कह सकते हैं वो मैंने पकड़ा, और फिर वो प्रगति हुई मेरी। आप बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति बहुत उथल पुथल वाली रही है, सबसे ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल बिहार में होती रही है जी। और वहाँ का बच्चा कम से कम स्कूल कॉलेज वाला भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश आंदोलन वगैरह के चलते राजनीति से वाकिफ हो जाता है। तो दिवाकर का किताब निभाते समय वो सूर आपके दिमाग में कहीं कुछ बैठी चीजें बैठी होंगी, कहाँ काम आ रही थी? बहुत कम आया मैं तो कहूँगा, क्योंकि देखिए आप सही कह रहे हैं, बिहार में बाकी कुछ हो ना हो, हर घर में आपको एक पॉलिटिकल लीडर मिल जाएगा, वो भले लोकल भैया छोटे भैया हो, लेकिन नेता आपको मिल जाता है। तो मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल समझ है। और बिहार में जो हुआ है वो तो समझिए उसी के ऊपर ये कहानी है। महारानी में तो जो लालू जी का रेजिम रहा है, जो चारा घोटाला और उस तरह के, तो कहीं ना कहीं वो ग्लिम्स वही है, एग्जैक्ट घटना वो नहीं है, लेकिन हाँ उससे प्रभावित है। तो वो मुझे बड़ा काम आया, क्योंकि मैंने नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखा है, किस तरह से वो लोग बात करते हैं। बिहार के नेताओं में जो एक ठेठपना होता है, एक बेफिक्रापन भी होता है उनके अंदर, क्या हो जाएगा, पान वान खाए हुए अपना, मतलब उस अंदाज में, अगर छोड़ो यार क्या बात कर रहे हो, तो मतलब पूरा उस तरह से। तो वो एक रहा है, तो वो बहुत काम आया मुझे बेसिकली देखा जाए तो, बिहारी होने के नाते या उस थॉट प्रोसेस उस जोन से होने की वजह से बहुत हेल्प मिला मुझे। ओटीटी के आने से आपको लगता है कि आपको फायदा मिल रहा है? जी, मतलब ओटीटी की वजह से ही मुझे महारानी मिली। उससे पहले तो मैं इतना ट्राई कर रहा था, एक फिल्म में एक छोटा सा रोल तक नहीं मिला, आप बताओ। हाँ, दिल्ली 6 में मैंने एक रोल किया छोटा सा, जो मैं दिल्ली में था तभी, ब्लैक एंड व्हाइट एक फिल्म आई थी, उसमें एक छोटा सा रोल किया था, तो वो सब दिल्ली की, लेकिन दिल्ली में मिला था मुझे, बॉम्बे आके मुझे मिला ही नहीं। तो मैं निराश भी हो रहा था कि यार कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ये महारानी आने के बाद चीजें बदली, तो फिर मुझे इंडिया लॉकडाउन फिल्म एक आ रही है, वो मिला मुझे मधुर जी का, और उसके अलावा और भी चीजें हैं जो थोड़े आगे लाइनअप हैं, आने वाली है, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो फर्क बहुत पड़ा है, मतलब ओटीटी ने समझ लीजिए हम जैसे एक्टर्स जो बैठे हुए खाली पड़े थे, उनको अचानक काम मिलने लगा है। और ये मैं धन्यवाद देता हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म को, हमारे लिए एक तरीके से वो देवता की तरह है भाई। आप लोग एक आशा लेके आए हैं, आशा की किरण, जिसकी वजह से हमें काम मिलने लगा है, तो ये तो कोई अच्छी बात है। जब कोई किरदार निभाने का मौका मिलता है तो उस किरदार को निभाने से पहले आपकी अपनी किस ढंग की तैयारियां होती हैं, क्या किस ढंग का होमवर्क करते हैं आप? देखिए, बीइंग एन एक्टर और थिएटर से होने की वजह से जो मेरी ट्रेनिंग है वो है कि मैं किसी भी किरदार के बिल्कुल मतलब सोल को पकड़ के और काम करने वाले अभिनेताओं की उस श्रेणी में मैं आता हूँ। मेरी ट्रेनिंग वैसी ही है, मुझे वो ऑन ऑफ समझ में नहीं आता है, या ऊपर ऊपर काम क्या होता है मुझे नहीं पता। तो आप उसको मेथड एक्टिंग कह लें, जो भी कह लें, मैं उसी से तब अपने आप को जोड़ पाता हूँ कि जब भी कोई किरदार आप करें उसमें एकदम से सोल में घुस जाए, सिर्फ स्किन ऑफ द कैरेक्टर नहीं, बल्कि मैं सोल की बात कर रहा हूँ। जब आपका सोल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, तब वहां तक मैं हिट करना चाहता हूं। कहां तक मैं सफल हो पाया मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश होती है कि हर किरदार को निभाते समय उसके सोल को टच किया जाए। अब उसमें जाने के लिए आप डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके मैनरिज्म्स को पकड़ना, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसका जो थॉट प्रोसेस है वहां तक उसको समझना कि भाई कैसे सोचता है। अगर स्क्रिप्ट में नहीं भी है तब भी हम एक कहानी बनाते हैं कि वो घर पे कैसे रहता होगा, किस तरह से बात करता होगा, अपने फैमिली में कैसे बात करता होगा, पब्लिक में, दोस्तों में। तो वो पूरी तैयारी जो है वो होती है, उसको हम पूरा डिटेल में लिखते हैं। कई बार जैसे मैं गांधी जब कर रहा था तो मुझे गांधी का पूरा वीडियो दिखाया गया था, और मैंने लगभग कोशिश की कि उनके बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा जाए, और बड़ी तारीफ हुई। आज तक चैनल ने बहुत तारीफ की थी जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा था। तो यही है, मुझे लगता है कि एक्टर को होना ही चाहिए, जब आप किसी किरदार को करें तो पूरा सोल ट्रांसफॉर्म तक आप करें, कोशिश करें। सोशल मीडिया को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, सोशल मीडिया मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत लोग इसको बहुत बुरा ही मानते हैं, ठीक है, गालियाँ ही पड़ती हैं उसमें। जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं खास तौर पे, तो डेफिनेटली लोग उसमें तरह तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया फ्री का पीआर है, अगर आप उसको इस्तेमाल उस तरह से करें। जैसे मैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ कि जो भी मेरा काम आता है उसमें उसको पोस्ट कर देता हूँ।
बेमतलब का कुछ भी लिखना वो मुझे समझ में नहीं आता। अपने काम से रिलेटेड हो, एक्टिंग से रिलेटेड हो, या जो सपोज दैट जैसे मेरा 2 पेज है फेसबुक पे, तो पंकज झा पेज जो वेरीफाइड है पेज, और दूसरा जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे मैं हो सकता है कभी कुछ लिख भी दूं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन वेरीफाइड पेज पे सिर्फ मेरा काम आपको नजर आएगा वहां, जो मैं अपने लाइफ एंड लाइट चैनल जो मेरा यूट्यूब का है उससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट करना हो, या मेरे एक्टिंग से रिलेटेड हो, वो लगातार मैं फोटोज और वही पोस्ट करता हूँ। तो एक तरीके से पीआर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को हर कोई देख रहा है आज, और ये बहुत मजबूत हो चुका है। मतलब मैं सोशल मीडिया को इस तरह से मानता हूं कि जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं। मतलब आप पूरी दुनिया से टच में रहना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। और कमाल की बात यह है कि आज के डेट में सोशल मीडिया से कास्टिंग हो रही है एक्टर की, ये भी होने लगा है, मैंने सुना है। अगर फॉलोअर ज्यादा है तो आपकी कास्टिंग हो जाएगी। पता नहीं ये कुछ अच्छा है बुरा, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये हो रहा है। मतलब चैनल जो लाइफ जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो आप बहुत सारे लोगों को देखा है कि यूट्यूब कंटेंट बना के, वीडियोस बना के पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छा। तो मतलब अगर आप अच्छा कुछ काम करें, उससे पैसे हैं, तो बुराई क्या है इसमें? तो ये सोशल मीडिया को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ और अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज की, वैसे भी कहा गया है कि अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति तो हर जगह बुरा है। जैसे आपने कहा कि फॉलोअर्स के आधार पर काम मिल रहा है लोगों को, ये बात सही है, मुझे भी पता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यही सिनेमा को बर्बादी को ले जा रहा है, क्योंकि तमाम कलाकार हैं जिनके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन 1 लाख भी आदमी उनको फिल्म देखने नहीं जाता। तो इसका मतलब ये जो फॉलोअर्स वाला चक्कर है, ये इससे फिल्म की सफलता असफलता को नापना गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो मैं ही मानता हूँ कि देखिए, कलाकार का वो चाहे किसी इंस्टीट्यूट से हो, चाहे फॉलोअर वाले हों बहुत सारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब स्कैनिंग हो तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो, बिल्कुल एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी हो उसमें कि आप एक अच्छा एक्टर है तभी काम मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। तो ऑडिशन से बेस्ट मुझे लगता है कि कोई माध्यम नहीं है। एक एक्टर का जब ऑडिशन होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कि आप कितना पानी में हैं वो पता चल जाता है। तो जब मुझे लगता है कि ऑडिशन के थ्रू ही काम मिले, या बहुत जैसे बड़े एक्टर हैं तो चलो उनका ऑडिशन नहीं भी होता है तो वो डायरेक्टर समझ जाता है कि भाई मेरा ये किरदार निभा देगा, तभी वो फेथ के साथ उस एक्टर को साइन करता है। तो मुझे लगता है कि टैलेंट जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, आज भी है, वैसे है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि सब जगह फॉलोअर के थ्रू काम हो रहा है। मुकेश छाबड़ा के यहाँ जो कास्टिंग करते हैं वो मोस्टली ऑडिशन के थ्रू करते हैं। ऑडिशन करने के बाद ही फाइनल होता है कि एक्टर करेगा ये नहीं करेगा। तो ये पारदर्शिता मुझे लगता है हर जगह होनी चाहिए कास्टिंग एजेंसी। आप बिहार से हैं, हिंदी आपकी मातृभाषा है जी, लेकिन लोग मानते हैं कि हिंदी की वजह से कई लोगों को काम करने में बहुत तकलीफें हुई, या काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है बॉम्बे में। क्या वास्तविकता है और किस ढंग की आपकी अनुभव है, आपने किस तरह अपने आप को बदला? देखिए, दिल्ली में जब मैं थिएटर कर रहा था तब तक मेरी भी हिंदी बड़ी खराब थी, और र श जैसे बिहारियों का होता है, तो वो मेरा भी वही हाल था। वहाँ पे मैं एक इंसान को बड़ा उसके लिए श्रेय देना चाहूँगा। सुनीत टंडन जी का नाम आपने सुना होगा आप सबने। बहुत बड़े लेवल पे NFDC के वो डायरेक्टर रहे, लोकसभा राज्यसभा टीवी के CEO थे, और उनको आपने न्यूज़ एंकरिंग करते हुए देखा होगा, बचपन से मैं देख रहा हूँ, इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ते थे। तो वो मेरे गुरु, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरा ज़बान जो है वो बहुत क्लियर करवाया, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन हो या हिंदी का हो। साथ में जब मैं थिएटर करने लगा तो वैसे भी थिएटर में जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपकी ज़बान जो है वो साफ हो जाती है, उर्दू का लहजा है या फिर नुक्ता कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस की चीज़ है। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की, और तब जाके अभी जो आप मेरी हिंदी देख रहे हैं वो उस सुधार के बाद का ही है, उससे पहले बहुत ख़राब हिंदी थी। तो जी, मेरा सवाल है कि ये हिंदी भाषी होना बॉलीवुड में काम करने में कितना सहायक है, कितना तकलीफ देता है? बॉलीवुड तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना, तो हिंदी में ही फिल्में बनती हैं, सीधी सी बात है। और हिंदी जानना, अगर अच्छी हिंदी है आपकी है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में तो फिल्में बनती नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इंग्लिश और मिक्स करके जो इंग्लिश का जो एक चलन जो चल रहा है, उसमें जरूरी मैं नहीं मानता हूँ कि इंग्लिश आना ही चाहिए आपको। अगर हिंदी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें और बाकी कुछ भी जानना जरूरी नहीं है ना। हिंदी में बात करो लोगों से, क्या हिंदी बोलना क्या शर्म की बात है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग मानते होंगे ऐसा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। आप कहीं भी जाइए, हिंदी अगर फर्राटेदार बहुत अच्छी हिंदी बोलिए, तारीफ करते हैं लोग आपकी, क्या हिंदी है ना। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं अंग्रेज तो हूँ नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ मैं देसी अंग्रेज तो हूँ नहीं, कि मैं हूँ देसी आदमी लेकिन अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा हूँ। भाई अंग्रेज क्यों बनना? मुझे नहीं बनना अंग्रेज, मुझे हिंदुस्तानी रहना है, हिंदी बोलना, सीधी सी बात है ना। जिसको बुरा लगना है लगे, अच्छा लगता है। कोई ऐसा किरदार है जिसे आप निभाना चाह रहे हो, अभी तक मौका ना मिला हो?
सर वैसे तो कोई एक पर्टिकुलर किरदार, हाँ कैरेक्टर्स जब हम विश्लेषण करते हैं कैरेक्टर्स की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। अल पचिनो को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। पहले जब मैं गॉडफादर मैंने देखा तब से मुझे लगा कि ये एक्टर है जो जिसको मैं अनजाने में भी कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहा था। तो गॉडफादर का वो कैरेक्टर डेफिनेटली, अगर ईश्वर करे कि कभी करियर में मिल जाए, इरफान साहब जिस तरह से किरदार उन्होंने निभाया है उस तरह का किरदार मिल जाए, या हर एक्टर की तमन्ना होती है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, जो करना मुश्किल हो, जो तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज थ्रो करता है। एक एक्टर की जो जांच पड़ताल तभी होती है ना जब आपको चैलेंजिंग रोल मिले, जिसमें कि आप तैयारी कैसे करते हैं और दिखाते कैसे हैं। लेकिन चैलेंजिंग रोल मिलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्टर को जब तक फेथ नहीं होगा तब तक नहीं देगा, वो किसी एक्सपीरियंस एक्टर को देगा। तो नए एक्टर को तो अभी, हालांकि महारानी में जो रोल हमने निभाया है लोगों ने बड़ी तारीफ की है, अब आगे देखते हैं कि लोग किस तरह का रोल मुझे दे रहे हैं आगे। मुझे लगता है कि ये ख्वाहिश है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को, मैं जितने भी डायरेक्टर हैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, या कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कि अगर आपको लगता है कि कोई चैलेंजिंग रोल है तो मुझे आप दे के देखो मैं क्या किस तरह से करके उसको दिखाता हूँ। आपके शौक क्या है? सर शौक में आज के डेट में नया शौक है, हालांकि पुराना था लेकिन अभी शुरू हुआ है। लाइफ एंड लाइट अंतर यात्रा एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, उस पर मैं जीवन से रिलेटेड आध्यात्म, चूंकि मेरा ये शौक मतलब बहुत ही क्लोज मेरा सब्जेक्ट रहा है। बचपन से जांच पड़ताल, जीवन के बारे में सवाल उठाना, मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, हम क्यों आए हैं, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है ना, धर्म क्या है, तो उन चीजों पे ये वीडियोस मैं लगातार क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ इस चैनल पे, और बड़ा मजा आ रहा है मुझे। तो ये शौक आज की डेट में तो यही चल रहा है। लिखना मेरा बड़ा शौक है, खाना मैं बड़ा शौक से बनाता भी हूँ, खाता भी हूँ, और कोई अगर अच्छा खाना खिलाए तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। साथ में सोना मुझे पसंद है, मतलब अगर मैं बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ कुछ नहीं, मैं सो जाता हूँ, है ना, तो नींद अच्छी लेना मुझे पसंद है। बेमतलब का मतलब लाइफ में भागा दौड़ी करना मुझे पसंद नहीं है। एक होता है ना कि जैसे लोग फ्यूचर में जी रहे हैं या पास्ट में जी रहे हैं, मुझे प्रेजेंट में जीना पसंद है। तो मैं बड़ा प्रेजेंट वाला आदमी हूँ। बाद में क्या होगा किसी ने नहीं देखा, जो चला गया उसकी तो बात ही नहीं है, तो मैं क्यों फ्यूचर में जीऊँ और पास्ट में क्यों रहूँ। तो ये है, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, बड़ा खुश हूँ। अब तक जो कुछ मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ ईश्वर का, इंडस्ट्री का, कास्टिंग डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मुझे काम दिया है। किस तरह का लेखन करते हैं आप? लेखन में मैं सर शुरू में तो पहले मैं बहुत कविताएं लिखता था, तो कविताओं का एक शौक है मुझे, लिखता रहता हूँ। और इस बीच में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है तो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। रिसेंट में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, आवाज उठाओ कि तुम जिंदा हो, सियासतदान को बताओ कि तुम जिंदा हो, हाँ में हाँ ना मिलाओ कि तुम जिंदा हो, गलत को गलत कहो कि तुम जिंदा हो, सही को सही कहो कि तुम जिंदा हो, आवाज उठाओ कि तुम जिंदा हो। पंकज जी, फिल्मी संगम चैनल में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।